नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं बीए 4 सेमेस्टर वालों के लिए हो जाता है ये, ठीक है ना, अपना लेक्चर। आज से स्टार्ट कर रहे हैं हम मध्यकालीन इतिहास के बारे में। कौन सा मध्यकालीन इतिहास जो आपके एग्जाम में पूछने वाले हैं उसके बारे में सिलेबस डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। वो मैं आपको डाल दूंगा, वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है भाई। तो आज हम क्या करेंगे उसके बारे में हम थोड़ा क्वेश्चन लेकर आए हैं, उसके बारे में पहले डिस्कस करेंगे। ये दो प्रकार से क्वेश्चन बनेगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा तब, है ना। ऐसा क्वेश्चन जब आता है तो दो प्रकार से क्वेश्चन बनता है, एक आपका बनेगा लॉन्ग, एक आपका बन जाता है शॉर्ट, ठीक है ना। तो हम दोनों प्रकार से इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। अगर वो आपको लॉन्ग में पूछेगा तो क्या करेगा, तो वो आपको पूछ लेगा अगर लॉन्ग में पूछना है तो ये भी दे देगा, ये भी दे देगा, ये भी दे देगा, ये भी दे देगा, ये भी देगा। आपसे कहेगा कि सभी पर क्या लिखना है, आपको टिप्पणी लिखना है, तो आपको लॉन्ग बन जाएगा यही, ठीक है ना। और आपको वो शॉर्ट में देगा तो आपसे बस एक ही पूछेगा कि आप ये बताओ पुनर्जागरण काल किसे कहते हैं, ठीक है ना, ये दे देगा। या आपको पूछ लेगा मार्को पोलो की रणनीति बताओ, मार्को पोलो पर टिप्पणी लिखिएगा, या ऐसे देगा आपके लिए कोलंबस के बारे में टिप्पणी लिखो। तो ऐसा क्वेश्चन आपको अलग अलग दे देगा, ठीक है ना। अगर लॉन्ग में देगा तो आपको ये सारे मिक्सिंग दे देगा। तो हम अलग अलग डिस्कस करेंगे जो कि हमें अच्छी प्रकार से समझ में आए, ठीक है ना, और छोटी छोटी वीडियो में हम अच्छी प्रकार से उनको समझ सके। तो सबसे पहले किसके बारे में बात करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे पुनर्जागरण काल के बारे में, ठीक है ना। तो प्रश्न क्या रहेगा हमारा, टिप्पणी किस पर लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे पुनर्जागरण काल के बारे में। तो आज हम देखने वाले हैं पुनर्जागरण काल के बारे में, ये वीडियो आपको डिस्कस रहेगी। पुनर्जागरण काल किसे कहते हैं, ये कब से कब तक रहा था, तो आप सभी को पता है मध्य की बात हो रही है। ये 1300 से लेकर 1600 के बीच की बात है जब पुनर्जागरण काल यहाँ पर विकसित देखने को मिलता है। तो उसके बारे में क्या करेंगे, हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं पुनर्जागरण काल के बारे में, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो हम पहुंच चुके हैं कहां पर, पुनर्जागरण काल। पुनर्जागरण काल होता क्या है इसके बारे में पहले हमें पता होनी चाहिए। तो बात करेंगे नवयुग के अवतरण की सूचना देने वाला तथ्य पुनर्जागरण कहलाता है। मतलब नवयुग की नया युग का प्रारंभ होने वाला है और कुछ यहां पर उलटफेर या फेरबदल यहां पर देखने को मिलेंगे। तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम पुनर्जागरण कहते हैं कि नवयुग के अवतरण की सूचना देने वाला जो तथ्य होता है कि नया युग आने वाला है, कुछ परिवर्तन हो रहे हैं। और क्यों परिवर्तन हो रहे हैं, ये उसीलिए परिवर्तन हो रहे हैं कि पुनर्जागरण होने वाला है और जो पहले का युग था वो परिवर्तन होने वाला है, वह चेंज होने वाला है, ठीक है ना। ये क्या कहलाता है, ये पुनर्जागरण कहलाता है, सीधी भाषा में कहा जाए तब, ठीक है भाई। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं आगे के बारे में। पुनर्जागरण का प्राय पंडित्य के पुनः उदय के नाम भी दिया गया है, कि पुनर्जागरण को पंडित्य का पुनः उदय का नाम भी दिया गया है। यह भी बात आपको ध्यान रखना, पूछ सकता है, ये लाइन आपको दे देगा कि पंडित्य का पुनः उदय के नाम से किसे जाना जाता है, और आपको एमसीक्यू में पूछेगा किसको जाना जाता है। तो ध्यान रखना पुनर्जागरण को ही जाना जाता है। बात करेंगे प्राचीन काल में आर्य संस्कृति के समान यूनानी और लैटिन संस्कृति भी महत्वपूर्ण समझी जाती थी। जिस प्रकार से प्राचीन काल में संस्कृति के साल में कौन से आर्य संस्कृति जो आए थे, आर्य जो आए थे मध्यकालीन भारत से, ये आपको सबको पता होगी। आपने पहले की जो क्लासें अगर ली होंगी तब, है ना, मतलब सेकंड, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड, थर्ड, यहां से आगे आए हो तो इसके बारे में सब आपको पता होगा कि आर्य कहां से आए थे, मध्यकालीन भारत से आए थे, है ना। मध्यकालीन भारत में क्या हुआ करता था, वहां पर ओनली, मतलब ऐसा समझ लो कि उस समय खेती बाड़ी नहीं थी। उस समय ये लोग जो आर्य लोग थे वो किस पर डिपेंड हुआ करते थे, वो जानवरों पर डिपेंड हुआ करते थे, जानवरों का व्यापार करते थे, दूध वगैरह बेचकर क्या करते थे, भरण पोषण करते थे, है ना। उस समय इनकी मुख्य कृषि की बात करें तो वह कौन थी, तो वह इनकी मुख्य कृषि चराई हो जाती है, जो चराने का साधन हो जाता है। यह भी आपको ध्यान रखना है वहां पर, ठीक है ना। तो संस्कृति के समान यूनानी और लैटिन संस्कृतियां भी महान समझी जाती थी। जिस प्रकार से आर्य लोग की संस्कृति महान समझी जाती थी, उसी प्रकार से यूनानी और लैटिनों की भी संस्कृति महान समझी जाती थी। बात करेंगे मध्यकाल में यूनानी और लैटिन साहित्य को भूलकर जो मध्यकाल आया, तो उस समय यूनानी और लैटिन साहित्य जो हुआ करता था उसको भूलकर यूरोप जनता ने अंधविश्वासों में पड़ गई थी। जो यूरोप की जनता थी वो अंधविश्वासों में पड़ गई थी। बात करते हैं उसमें निराशा की भावना और उत्साहना ने जन्म ले लिया था। उसने
निराशा और उत्साहना की भावना में क्या ले लिया था, जन्म ले लिया था। यूनानी और लैटिन साहित्य का अध्ययन यद्यपि मध्य युग में होता है, मध्य युग में किसका उत्पन्न होता है, मध्य युग में यूनानी और लैटिन साहित्य का अध्ययन यद्यपि मध्य युग में होता है, बात करेंगे, परंतु यह मध्ययुगीन पूर्व ग्रहित धाराओं पर आधारित होता है। बात करेंगे मध्य युग के, यहां पर मध्य युग होगा, टाइपिंग में मिस्टेक है। मध्य युग के समान अधिकांश बातों को प्राचीन युग के बिना आलोचना, तथ्य और विवाद को स्वीकार नहीं किया जाता था। तो बात कहते हैं कि जब प्राचीन युग था, प्राचीन युग में बिना आलोचना और विवाद को स्वीकार नहीं किया जाता था। बात कहते हैं इसी तिथि को आधुनिक युग में स्वीकार किया गया। जो पहले जो हुआ करता था, प्राचीन युग में बिना आलोचना और बिना विवाद को स्वीकार नहीं किया जाता था, उसी प्रकार से अब यहां पर चेंजिंग देखने को मिले। आधुनिक इतिहास की बात करेंगे, इसी तिथि को आधुनिक युग के अंतर्गत स्वीकार किया जाने लगा और पुनर्जागरण को मानव इतिहास में, पुनर्जागरण को मानव इतिहास में इतना महत्वपूर्ण बनाने का श्रेय भी मुक्त समीक्षा और स्वीकृत परंपरागत विचारों की परीक्षा के उपरांत उनका अनुसरण करने की भावना में उत्पन्न होने को है। ठीक है ना, तो ये आपका यहां पर आता है। तो बात करेंगे, अतः इस पुनर्जागरण के समस्त यूरोपीय के विचारों में क्रांति उत्पन्न हुई, क्योंकि जब पुनर्जागरण आएगा तो क्या होगा, परिवर्तन देखने को मिलेंगे, क्रांतियां देखने को मिलेंगी। कोई किसी क्षेत्र में क्रांति होगी तो कोई किसी क्षेत्र में क्रांति होगी, मगर यहां पर देखा जाए यूरोप के अंतर्गत व्यापार के क्षेत्र में क्रांति देखने को मिली। ठीक ना, बात करेंगे, अतः इस पुनर्जागरण के समस्त यूरोप के विचारों में क्रांति उत्पन्न हुई, जनता का जीवन के प्रति मोह उत्पन्न हुआ। बात करें सांसारिक सुखों ने भी उन्हें अपनी ओर आकर्षित किया कि भाई जनता के जीवन के प्रति मोह, कि जीवन को कैसे जीना है, पूरी दुनिया को घूमना है, व्यापार करना है, कैसे कैसे भाई पैसा कमाना है, ये सब कुछ यहाँ पर यूरोप वासियों को क्या हुआ, यूरोप वालों के लिए मोह उत्पन्न हुआ कि हमें ऐसा करना चाहिए। तो सांसारिक सुखों ने भी उन्हें अपनी ओर आकर्षित किया, ये बात सही है। बात करेंगे पुनर्जागरण में मध्ययुगीन अम्बडारों, जो पुनर्जागरण के मध्ययुगीन जो अम्बडार निकल के आए, अम्बडार आए, और बात करें अंधविश्वास आए और प्रथाओं को समाप्त किया गया। जो वहां पर पुनर्जागरण में मध्ययुगीन, जो मध्य का युग था, उसके अंतर्गत अम्बडारों, जो वहां पर भेदभाव वगैरह देखने को मिले थे, और मतलब जो पैसे की कमियां, किल्लत और जो अंधविश्वास वहां के थे, है ना, और जो प्रथाएं वहां पर चल रही थी, उनको समाप्ति की ओर देखने को मिला। बात करते हैं, तथा इसके स्थान पर व्यक्तिवाद, भौतिकवाद, स्वतंत्रता की भावना, उन्नत आर्थिक व्यवस्था एवं राष्ट्रवाद को प्रतिपादित किया गया। ठीक है ना, थोड़ा जीभ में छाला है तो इसमें से थोड़ा सा अटपटा लग रहा है। ठीक है ना, उसको आप क्या करें भाई, ध्यान से रखें। ठीक है ना, चलो तो बात करते हैं, यहां पर देखा है अम्बडारों की बात हमने की, अंधविश्वासों की बात करी, प्रथाओं की बात की। ये तो क्या देखने को मिले, इनका थोड़ा थोड़ा अंत यहां पर देखने को मिला, है ना। और यहां से थोड़ा सा लोग क्या हुए, जब पुनर्जागरण काल आया तो हल्का सा विकास करने लगे। वो क्या क्या सोचने लगे, वो भाई उनके स्थान पर व्यक्तिवाद, भौतिकवाद, व्यक्तिवाद मतलब व्यक्तियों के बारे में जानकारी, कैसा व्यक्ति होना चाहिए इसके बारे में, भौतिकवाद, है ना, उसका भौतिकवाद कैसा होना चाहिए। बात करें स्वतंत्रता की भावना अपने देश के प्रति कैसी होनी चाहिए, उन्नत आर्थिक व्यवस्था, पैसे की कमी, पैसा कमाना, ये यहां पर देखने को मिलेगा। और बात करेंगे राष्ट्रवाद की प्रतिपाद्य देखने को मिला, राष्ट्र के प्रति भावना, राष्ट्र के प्रति जागरूकता और राष्ट्र को आगे बढ़ाने की यहां पर भावनाएं देखने को विकसित मिली। ठीक है ना, चलो अगले बढ़ते हैं। यही पुनर्जागरण का एक प्रकार से उदय कहलाएगा। बात करेंगे रॉबर्ट इरगैंग के अनुसार क्या कहा गया है। रॉबर्ट इरगैंग ने पुनर्जागरण की बात होगी, पुनर्जागरण के विषय में लिखा है। जो रॉबर्ट इरगैंग हैं, इन्होंने पुनर्जागरण के बारे में क्या लिखा है, तो आपको संस्कृति पुनरुत्थान की कोई एक परिभाषा दी जा सकती है। संस्कृति पुनरुत्थान की कोई एक परिभाषा दी जा सकती है। समिति रूप से इसका अभिप्राय उन सांस्कृतिक परिवर्तनों से है जो 1300 से लेकर 1600 ईस्वी के मध्य हुए थे। मैंने कहा ना, जो भी संस्कृति में परिवर्तन हुए, रहन सहन में परिवर्तन हुए, व्यापार में परिवर्तन हुए, देश के प्रति भक्ति में परिवर्तन हुए, और जो
जो मानवता के बारे में जो बातें थी, उनमें जो परिवर्तन देखने को मिले, उन्हीं को ही क्या कहते हैं, पुनर्जागरण कहते हैं। ये इन्होंने सिंपल भाषा में कह दिया, ठीक है ना। चलो बात करते हैं जो 1300 से लेकर 1600 ईस्वी के मध्य की जो बातें थी, जो घटनाएं थी, उन्हें ही पुनर्जागरण के रूप में संज्ञा दी गई। तो बात करेंगे, डेविस ने पुनर्जागरण की परिभाषा निम्न शब्दों में दी। अब कौन कह रहे हैं, अब यहां पर डेविस आ चुके हैं। डेविस क्या कहते हैं, इनके बारे में देखेंगे, है ना। अब हमने देखेंगे डेविस के बारे में विचार, डेविस के विचार क्या थे पुनर्जागरण के प्रति। तो बात करेंगे पुनर्जागरण की परिभाषा निम्न शब्दों में दी गई, किसके द्वारा, डेविस के द्वारा। तो आप कहोगे क्या दिया गया इनके बारे में, इन्होंने कहा कि डेविस ने कहा कि भाई क्या कहा, शब्दों में दी गई कि पुनर्जागरण शब्द मनुष्य की उस वैचारिक स्वतंत्रता और माध्य का स्रोत है, मतलब उस साध्य का स्रोत है कि पुनर्जागरण शब्द मनुष्य की उस वैचारिक स्वतंत्रता और साध्य का घोतक है, जिसे मध्य युग में धार्मिक ठेकेदारों ने कैद कर रखा था। जो मध्ययुगीन लोग थे, उन्होंने धार्मिक विचार भेदभावों के रूप में कैद कर रखा था। उनका क्या था, एक प्रकार से खात्मा था, एक प्रकार से घोतक था, ठीक है ना। तो ये इन्होंने क्या कहा, डेविस भाई ने कहा है, ठीक है ना। तो इतनी बात आपको यहां पर ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपको नाम याद करने पड़ेंगे, डेविस के अनुसार आप लिख सकते हो, बनाकर भी लिख सकते हो। अगर आप अच्छी प्रकार से इसको सुन रहे हो, इसको देख रहे हो, तो एग्जाम में 100% आप कर आओगे, ठीक है भाई। चलो, तो यहां पर क्या होता है, पुनर्जागरण की परिभाषा हमने देखी, डेविस ने क्या कहा इसके बारे में हमने देखा, ठीक है ना। डेविस ने क्या कहा इसके बारे में देखा, रॉबर्ट इरगैंग ने क्या कहा इसके बारे में देखा। दोनों ने एक ही बात कही, घुमा फिरा कर बात कही दोनों ने। आप भी ऐसे ही घुमा फिरा कर एग्जाम में लिख सकते हो, ठीक है ना। चलो, तो यहां पर हमने पुनर्जागरण के बारे में देखा, जो 1300 से लेकर 1600 ईस्वी का जो संस्कृति के प्रति, अपने देश के प्रति, और बात करते हैं समाज के प्रति, व्यापार के प्रति और राष्ट्रवाद के प्रति जो भावना का उदय देखने को मिला, उसी को हम क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद, उसी को ही पुनर्जागरण कहते हैं। और अंधविश्वासों का अंत वहां पर देखने को मिलता है, ठीक है भाई। तो ये हमारा पुनर्जागरण काल था। इसके बारे में परिभाषा एक प्रकार से डिस्कस की, किसने क्या कहा उसके बारे में, रॉबर्ट ने और डेविस ने क्या किया, इसके बारे में हमने डिस्कस किया, ठीक है भाई। तो अगली वीडियो हम देखेंगे नेक्स्ट की ओर। तो यहां पर ट्रिक भी अगर आपसे पूछेगा तो आपको ऐसा ही लिखना है। और आपको अगर ध्यान से सुन रहे हो वीडियो के लिए, तो आराम से ध्यान से देख रहे हो क्लास के लिए, तो आराम से आपको समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स, लाइक करना, शेयर करना, चैनल को देना सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना, जो कि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नेक्स्ट पॉइंट के साथ मिलेंगे आपके साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।